मुंबई की वह तूफानी रात आज भी उस बड़े अस्पताल के इतिहास में काली स्याही से लिखी हुई है। बाहर आसमान से आग बरस रही थी और बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे आज कुदरत किसी बात पर बहुत नाराज हो। शहर के पौष इलाके में बना वह सिल्वर स्टार वो मेघबारी सान फर्ट किया जा रहा हॉस्पिटल किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं लगता था। कांच की ऊंची इमारत, संगमरमर का फर्श और हवा में एक अजीब सी महंगी खुशबू जो दवाइयों की गंध को भी दबा देती थी। यहाँ इलाज कराने के लिए इंसान के पास सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि बैंक में करोड़ों रुपए होना भी जरूरी था। इसी अस्पताल की तीसरी मंजिल पर ऑपरेशन थिएटर नंबर 1 के बाहर एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा रो रहा था। उसका नाम शंकर था। उसके कपड़ों पर जगह जगह पैबंद लगे थे और पैरों में जो चप्पल थी वह भी घिसकर पतली हो चुकी थी। शंकर कोई अमीर नहीं था, वह तो एक सरकारी स्कूल का रिटायर अध्यापक था जिसने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, अपना छोटा सा घर, सब कुछ बेच दिया था सिर्फ इसलिए ताकि उसकी इकलौती पोती 8 साल की गुड़िया का दिल का ऑपरेशन हो सके। डॉक्टर ने कहा था कि गुड़िया के दिल में छेद है और यह ऑपरेशन कोई मामूली डॉक्टर नहीं कर सकता। इसके लिए अमेरिका से मंगवाया गया एक खास रोबोट जिसे डॉक्टर ज्यूस कहते थे, वही यह ऑपरेशन करेगा। मशीनी हाथों वाला वह रोबोट जो इंसान की आंख से भी ज्यादा बारीक देख सकता था और इंसान के हाथ से भी ज्यादा सफाई से काम कर सकता था। शंकर को मशीनों की समझ नहीं थी। उसे तो बस इतना पता था कि यह मशीन उसकी पोती को नई जिंदगी दे सकती है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसी ऑपरेशन थिएटर के कांच के दरवाजे के उस पार देश के सबसे बड़े हार्ट सर्जन डॉक्टर खन्ना पसीने से तरबतर खड़े थे। वही डॉक्टर खन्ना जो टीवी पर आकर गर्व से कहते थे कि उनके हाथ में जादू है। आज उनके हाथ कांप रहे थे क्योंकि जिस 500 करोड़ की मशीन पर उन्हें सबसे ज्यादा घमंड था, वह मशीन ऑपरेशन के ठीक बीच में जब बच्ची का सीना खुला हुआ था अचानक बंद पड़ गई थी। स्क्रीन पर लाल रंग की बत्ती जल रही थी और एक अजीब सी आवाज आ रही थी, बीप बीप बीप। यस, यह आवाज मौत की दस्तक जैसी थी। मशीन का एक हाथ बच्ची के दिल की धमनी को पकड़े हुए था और वहीं जाम हो गया था। न वह आगे बढ़ रहा था न पीछे हट रहा था। अगर उसे जबरदस्ती खींचा जाता तो नस फट सकती थी और गुड़िया की जान उसी पल चली जाती। और अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो अगले 20 मिनट में बच्ची का दिल धड़कना बंद कर देता। अस्पताल के बड़े बड़े इंजीनियर जो सूट बूट पहनकर घूमते थे वहां जमा हो गए थे। उन्होंने लैपटॉप जोड़े, तार चेक किए, अमेरिका में कंपनी के हेड ऑफिस में फोन मिलाए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अमेरिका से जवाब आया कि सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है, सिस्टम को रिबूट करने में 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे? 2 घंटे में तो उस बच्ची का शरीर नीला पड़ जाएगा। डॉक्टर खन्ना ने गुस्से में अपना मास्क उतारकर जमीन पर फेंक दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या मजाक है यह? 500 करोड़ का कबाड़, उस बच्ची की जान जा रही है और तुम लोग कह रहे हो इंतजार करो। बाहर बैठे शंकर को अभी तक कुछ नहीं पता था। वह तो बस भगवान की मूर्ति की तस्वीर को सीने से लगाए प्रार्थना कर रहा था। ठीक उसी समय लिफ्ट का दरवाजा खुला। उसमें से कोई बड़ा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बल्कि एक 15-16 साल का लड़का बाहर निकला। उसका नाम राजू था। वह पूरी तरह भीगा हुआ था। उसके सस्ते से रेनकोट से पानी टपक रहा था और हाथ में पिज्जा के 3 डिब्बे थे। राजू इस अस्पताल के कैंटीन और स्टाफ के लिए अक्सर खाना पहुंचाने आता था। वह कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर नहीं था। वह तो धारावी की तंग गलियों में रहने वाला एक अनाथ लड़का था जिसके पिता कभी पुराने टीवी और रेडियो ठीक किया करते थे। राजू ने रिसेप्शन पर बैठे गार्ड से पूछा, साहब यह पिज्जा कहाँ देना है? गार्ड ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रह, देख नहीं रहा माहौल कितना गर्म है? अंदर साहब लोग परेशान हैं, कोई ऑपरेशन बिगड़ गया है, भाग यहां से। राजू जाने ही वाला था कि उसकी नजर कांच के दरवाजे के पार गई। उसे मशीन तो नहीं दिखी, लेकिन उसे वहां खड़े इंजीनियरों के लैपटॉप की स्क्रीन पर चल रहे कोड और एरर के मैसेज दिखाई दिए। बचपन से ही राजू को एक अजीब बीमारी थी, या कह लीजिए वरदान था। वह जब भी किसी खराब मशीन को देखता उसे ठीक करने की तलब लग जाती थी। उसके पिता ने मरने से पहले उसे एक ही बात सिखाई थी, बेटा, मशीनें इंसान की तरह होती हैं, जब वो बीमार पड़ती हैं तो वो भी इशारा करती हैं, बस उनकी भाषा समझनी पड़ती है। राजू ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कांच के पार उस लाल रंग के एरर मैसेज को गौर से पढ़ा। वह अंग्रेजी ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन कोडिंग के वो पैटर्न उसने कहीं देखे थे। उसे याद आया कि रद्दी वाले की दुकान से खरीदी गई एक पुरानी कंप्यूटर की किताब में उसने लूप एरर के बारे में पढ़ा था। उसके कदम अपने आप आगे बढ़ गए। उसने गार्ड से कहा, साहब वो मशीन खराब नहीं है, वो बस कंफ्यूज हो गई है। गार्ड ने उसे धक्का दिया, ए पिज्जा वाले, अपनी औकात में रह।
वहां अंदर अमेरिका से पढ़े लोग खड़े हैं, तू उन्हें सिखाएगा। राजू गिरते गिरते बचा। उसके पिज्जा के डिब्बे जमीन पर गिर गए, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसे वो बूढ़ा दादा दिखाई दे रहा था जो कोने में बैठकर रो रहा था। राजू को अपना बचपन याद आ गया, जब इलाज के अभाव में उसकी मां ने दम तोड़ दिया था क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि मशीन खराब है। आज वही इतिहास दोहराया जा रहा था। राजू ने जोर से आवाज लगाई, साहब, मुझे पता है उसे कैसे ठीक करना है। तार मत निकालिए, मशीन लॉक हो जाएगी। उसकी तेज आवाज सन्नाटे को चीरती हुई अंदर तक गई। डॉक्टर खन्ना ने मुड़कर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था। वह बाहर आए और गार्ड पर चिल्लाए, यह शोर कैसा है? हम यहाँ जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और तुम इस सड़क छाप को यहाँ चिल्लाने दे रहे हो। राजू ने डॉक्टर खन्ना के पैरों की तरफ देखा। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन फिर उसने उस बच्ची के बारे में सोचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गुआर हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी मशीन क्यों रुकी है। यह बिजली का फॉल्ट नहीं है, यह कमांड का लूप है। मैंने रद्दी की किताबों में पढ़ा है, अगर आप मुख्य केबल को काटेंगे तो वह बच्ची नहीं बचेगी। डॉक्टर खन्ना ने हिकारत से राजू को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके फटे हुए जूते, गीले कपड़े और बिखरे हुए बाल। उन्होंने कड़वाहट से कहा, देखो इसे, जिसने शायद स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा होगा, वह आज मुझे, डॉ खन्ना को, रोबोटिक्स सिखाएगा। सिक्योरिटी, इस लड़के को धक्के मारकर बाहर निकालो। दो हट्टे कट्टे गार्ड राजू की तरफ लपके। उन्होंने राजू की कॉलर पकड़ ली और उसे घसीटते हुए लिफ्ट की तरफ ले जाने लगे। राजू चिल्लाता रहा, साहब, एक मौका दे दीजिए, बस 1 मिनट। वो इन्फिनिटी लूप में फंसी है, उसे बस एक झटका चाहिए। साहब, बच्ची मर जाएगी। तभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर से एक जोर की बीप की आवाज आई। मॉनिटर पर लकीर सीधी होने लगी थी। बच्ची का ब्लड प्रेशर तेजी से गिर रहा था। अंदर खड़े जूनियर डॉक्टर ने घबराकर आवाज दी, सर, हम उसे खो रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल 40 हो गया है। हमारे पास मुश्किल से 5 मिनट बचे हैं। डॉक्टर खन्ना के चेहरे का रंग उड़ गया। अमेरिका की टीम अभी भी फोन पर होल्ड पर थी। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। विज्ञान हार चुका था। तकनीक ने घुटने टेक दिए थे। उस पल डॉक्टर खन्ना की नजर फिर से उस लड़के पर पड़ी जिसे गार्ड घसीट रहे थे। डूबते को तिनके का सहारा। क्या पता इस पागल लड़के की बकवास में कोई सच्चाई हो। रुको, डॉक्टर खन्ना ने चिल्लाया। गार्ड रुक गए। राजू ने अपनी कॉलर ठीक की। उसकी सांसें फूल रही थीं। डॉक्टर खन्ना उसके पास गए, उसकी आंखों में देखा और चेतावनी भरे स्वर में कहा, लड़के, अगर तूने मेरा समय बर्बाद किया तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा और तेरी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। समझ गया? राजू ने सिर हिलाया। उसने कामती आवाज में नहीं, बल्कि एक अजीब से आत्मविश्वास के साथ कहा, साहब, अगर मैं फेल हो गया तो आप जो चाहे सजा दे देना, लेकिन अगर मैंने ठीक कर दिया तो आपको उस दादाजी को पिज्जा खिलाना होगा। डॉक्टर खन्ना हैरान रह गए। ऐसी स्थिति में भी यह लड़का पिज्जा की बात कर रहा है, लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था। उन्होंने इशारा किया, आने दो इसे। राजू को सैनिटाइजर से नहलाया गया। उसे एक बड़ा सा गाउन पहनाया गया जो उस पर बहुत ढीला लग रहा था। जब उसने उस ठंडे, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर में कदम रखा तो उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। सामने वह विशाल रोबोट किसी राक्षस की तरह खड़ा था और उसके नीचे हरे कपड़ों में लिपटी वह छोटी सी बच्ची बेसुध पड़ी थी। वहां मौजूद इंजीनियर एक दूसरे को देख रहे थे और हंस रहे थे। एक ने फुसफुसाया, अब यह अनपढ़ पिज्जा वाला रोबोट ठीक करेगा। डॉक्टर खन्ना पागल हो गए हैं। राजू ने किसी की बात नहीं सुनी। वह सीधा मशीन के कंट्रोल पैनल के पास गया। वह पैनल हवाई जहाज के कॉकपिट जैसा दिखता था। हजारों बटन, स्क्रीन पर चलती हुई अजीबोगरीब भाषा। राजू ने अपनी आंखें बंद की। उसे अपने पिता की छोटी सी दुकान याद आई। उसे याद आया जब उसके पिता कहते थे, राजू, जब दिमाग काम करना बंद कर दे तो दिल की सुन और मशीन की नब्ज टटोल। उसने कीबोर्ड को हाथ नहीं लगाया। उसने मशीन के पीछे के हिस्से को देखा जहां से हजारों तारों का जंजाल निकल रहा था। इंजीनियर चिल्लाया, ए लड़के, वहां मत छूना, वहां 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। राजू ने मुड़कर इंजीनियर को देखा और हिंदी में कहा, साहब, करंट तारों में नहीं, मशीन के दिमाग में अटका है। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला। वह कोई हाईटेक औजार नहीं था। वह एक मामूली सा जंग लगा हुआ पेचकस स्क्रू ड्राइवर था जिसे वह अपनी साइकिल की चेन ठीक करने के लिए रखता था। सबकी सांसें थम गईं। क्या यह लड़का 500 करोड़ की मशीन पर 10 रुपये का पेचकस चलाने वाला था? ऑपरेशन थिएटर में सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर सुई भी गिरती तो बम जैसी आवाज करती। सिर्फ कार्डियक मॉनिटर की धीमी होती आवाज, बीप बीप।
सबके दिलों में हथौड़े की तरह बज रही थी। डॉक्टर खन्ना की पेशानी पर पसीने की बूंदें जमी थीं। उन्होंने राजू की तरफ देखा, जो उस विशालकाय रोबोट के पीछे घुटनों के बल बैठा था। राजू ने मशीन के पिछले पैनल के पेंचों पर अपना पुराना पेचकस लगाया। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। ये हाथ पिछले 10 सालों से यही तो कर रहे थे। कभी किसी का मिक्सर ठीक किया, कभी किसी का पंखा, तो कभी रद्दी में फेंका हुआ रेडियो। उसके लिए यह 500 करोड़ का जूस रोबोट कोई जादुई मशीन नहीं था, बस तारों और लोहे का एक बड़ा खिलौना था। जूनियर डॉक्टर ने फुसफुसाते हुए कहा, सर, यह पागलपन है। यह लड़का वारंटी सील तोड़ रहा है। अगर मशीन पूरी तरह खराब हो गई तो कंपनी क्लेम भी नहीं देगी। डॉक्टर खन्ना ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, भाड़ में गई वारंटी। अगर यह बच्ची मर गई तो वारंटी का क्या अचार डालेंगे हम? करने दो इसे। राजू ने पैनल खोला। अंदर का नजारा किसी भूल भुलैया जैसा था। हजारों रंग बिरंगे तार, चमकती हुई चिप्स और ठंडी हवा फेंकते हुए छोटे छोटे पंखे। लेकिन राजू की नजरें सिर्फ एक चीज ढूंढ रही थीं। उसने अपना कान मशीन के सर्किट बोर्ड के पास लगाया, जैसे कोई डॉक्टर मरीज की छाती पर आला स्टेथोस्कोप रखता है। उसे वो आवाज सुनाई दी गई, एक बहुत ही बारीक सी घिर घिर की आवाज, जो बाकी पंखों के शोर में दब गई थी। राजू समझ गया। उसने मुड़कर डॉक्टर खन्ना से हिंदी में कहा, साहब, आपके इस अमेरिका वाले मशीन को बुखार चढ़ गया है। एक इंजीनियर ने गुस्से में कहा, क्या बकवास है? इसका कूलिंग सिस्टम लिक्विड नाइट्रोजन पर चलता है। यह गर्म हो ही नहीं सकता। स्क्रीन पर कोई ओवरहीटिंग का एरर नहीं है। राजू ने उसे अनसुना कर दिया। उसने कहा, साहब, मशीन झूठ नहीं बोलती, उसके सेंसर झूठ बोलते हैं। राजू ने देखा कि मेन प्रोसेसर के पास लगा एक छोटा सा सुरक्षा सेंसर, थर्मल सेंसर, अपनी जगह से बाल बराबर हिल गया था। शायद जब मशीन को इंस्टॉल किया जा रहा था तब किसी का हाथ लग गया होगा। वह सेंसर एक गर्म तार को छू रहा था, जिससे उसे लग रहा था कि मशीन में आग लगने वाली है। इसलिए उसने सुरक्षा के लिए रोबोट के हाथों को लॉक कर दिया था, ठीक वैसे ही जैसे राजू की पुरानी स्त्री ज्यादा गर्म होने पर अपने आप बंद हो जाती थी। समस्या सॉफ्टवेयर में नहीं थी, हार्डवेयर में थी। और यह वो समस्या थी जिसे अमेरिका में बैठा प्रोग्रामर अपने कंप्यूटर पर कभी देख ही नहीं सकता था। राजू ने अपनी जेब से एक छोटी सी चीज निकाली। वह पिज्जा के डिब्बे का एक टुकड़ा था, गत्ते का एक छोटा सा टुकड़ा। इंजीनियर चिल्लाया, यह कचरा मशीन के अंदर मत डालना। लेकिन राजू ने सुन लिया था कि क्या करना है। उसने बहुत ही सावधानी से अपनी सांस रोके हुए उस गत्ते के टुकड़े को सेंसर और गर्म तार के बीच में फंसा दिया, एक देसी इंसुलेटर। फिर उसने डॉक्टर खन्ना की तरफ देखा और कहा, साहब, अब जो मैं करने वाला हूं उससे डरना मत। मशीन को एक झटका लगेगा। इससे पहले कि कोई उसे रोकता, राजू ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और रोबोट के पावर सप्लाई यूनिट के 2 पॉइंट्स को आपस में छू दिया। शॉर्ट सर्किट, छटाक, एक चिंगारी निकली और ऑपरेशन थिएटर की लाइट 1 सेकंड के लिए बंद होकर चालू हुई। क्या किया तूने पागल? डॉक्टर खन्ना चीख पड़े। तूने मदरबोर्ड जला दिया। उस पर लगा कि सब खत्म हो गया। मॉनिटर की स्क्रीन काली हो गई थी। मशीन का शोर बंद हो गया था। सिर्फ बच्ची की धीमी सांसों की आवाज बची थी। जूनियर डॉक्टर ने अपना सिर पकड़ लिया। बाहर खड़ा शंकर शायद अंदर की हलचल महसूस कर रहा था। वह जोर जोर से रोने लगा। डॉक्टर खन्ना गुस्से से लाल होकर राजू की तरफ लपके, मैंने तुझे मौका देकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। पुलिस को बुलाओ। राजू अपनी जगह से नहीं हिला। वह बस मशीन को घूर रहा था, होठों पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ। उसने धीरे से कहा, रुको साहब, यह सांस ले रही है। तभी अचानक वुर्र, मरे हुए इंसान की तरह पड़ी वह मशीन अचानक जाग उठी। पंखे पूरी ताकत से चलने लगे। स्क्रीन पर एक के बाद एक हरी बत्तियां जलने लगीं और सबसे बड़ा चमत्कार, रोबोट का वह हाथ जो पिछले आधे घंटे से बच्ची की धमनी पर जाम था, उसने एक बहुत ही सहज और मक्खन जैसी हरकत की। उसने अपनी पकड़ ढीली की और वापस अपनी जगह पर आ गया। मॉनिटर पर लिखा आया, सिस्टम रीबूट सक्सेसफुल, ऑल सिस्टम्स नॉर्मल, सिस्टम रीबूट सफल, सब कुछ सामान्य। पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वक्त रुक गया हो। डॉक्टर खन्ना की आंखें फटी की फटी रह गईं। इंजीनियरों के मुंह खुले रह गए। वह 500 करोड़ का रोबोट, जिसे दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक ठीक नहीं कर पाए थे, उसे एक पिज्जा बेचने वाले लड़के ने गत्ते के टुकड़े और एक सिक्के से ठीक कर दिया था। राजू ने अपना पसीने से भीगा माथे पोंछा और धीरे से पेचकस अपनी जेब में रखा। उसने डॉक्टर खन्ना से कहा, साहब, मशीन चालू है, अब गुड़िया को बचा लो। डॉक्टर खन्ना को जैसे होश आया, वह एक झटके में मुड़े। टीम, पोजीशन लो, वाइटल्स चेक करो, हमारे पास वक्त कम है, चलो शुरू करते हैं। ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ।
लेकिन इस बार माहौल बदल चुका था। अब वहां घबराहट नहीं थी, एक नई ऊर्जा थी। डॉक्टर खन्ना के हाथ अब कांप नहीं रहे थे, वे जादूगरी की तरह चल रहे थे। रोबोट के मशीनी हाथ, जो अब तक दुश्मन लग रहे थे, अब देवदूत की तरह काम कर रहे थे। राजू एक कोने में खड़ा हो गया। उसे वहां से जाने को किसी ने नहीं कहा और न ही उसकी हिम्मत हुई। वह बस उस बच्ची को देखता रहा। उसे उस बच्ची में अपनी मरी हुई मां नहीं, बल्कि अपनी जीती हुई जिंदगी दिखाई दे रही थी। अगले 4 घंटे तक ऑपरेशन चला। राजू वहीं दीवार से टेक लगाए खड़ा रहा, भूखा प्यासा। उसे पता था कि मशीन ठीक हो गई है, लेकिन जब तक डॉक्टर साहब सक्सेसफुल नहीं बोलेंगे, उसका काम पूरा नहीं होगा। आखिरकार डॉक्टर खन्ना ने अपना मास्क नीचे खींचा। उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी और मुस्कुराए। सिलाई कर दो, काम हो गया, गुड़िया अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पूरे थिएटर में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। नर्सें एक दूसरे को गले लगाने लगीं। जूनियर डॉक्टर्स ने राहत की सांस ली, लेकिन डॉक्टर खन्ना तालियों के बीच नहीं रुके। वह सीधे उस कोने में गए जहां राजू सिकुड़ा हुआ खड़ा था। उस बड़े डॉक्टर ने, जिसके अपॉइंटमेंट के लिए मंत्री भी लाइन में लगते थे, उस गंदे भीगे हुए पिज्जा बॉय के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। बेटा, डॉक्टर खन्ना की आवाज भारी हो गई थी, माफ करना, मैंने तुम्हें अनपढ़ समझा, गंवार समझा, लेकिन आज तुमने मुझे सिखा दिया कि असली पढ़ाई स्कूलों की बड़ी इमारतों में नहीं, जिंदगी की ठोकरों से मिलती है। अगर आज तुम नहीं होते तो मेरे हाथ खून से रंगे होते। राजू घबरा गया। उसने डॉक्टर के हाथ पकड़ लिए। अरे नहीं साहब, आप भगवान हैं। मैंने तो बस मशीन को थप्पड़ मारकर जगाया है, जैसे मेरा बाप पुराने टीवी को ठीक करता था। राजू ने अपनी जेब से पिज्जा का बिल निकाला जो पानी से भीग चुका था। उसने मासूमियत से पूछा, साहब, वो बाहर रिसेप्शन वाला पिज्जा का पैसा नहीं देगा क्योंकि मैं लेट हो गया। क्या आप? डॉक्टर खन्ना की आंखों में आंसू आ गए। वह हंसे, और यह हंसी खुशी की थी। उन्होंने राजू के कंधे पर हाथ रखा। पैसे? आज तू जो मांगेगा वो मिलेगा, लेकिन पहले चल बाहर, किसी को तेरा इंतजार है। दरवाजा खुला। बाहर शंकर अभी भी जमीन पर सिर रखे बैठा था। जैसे ही उसने डॉक्टर को देखा, वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। डॉक्टर साहब, मेरी गुड़िया? डॉक्टर खन्ना ने मुस्कुराकर थम्स अप किया। वह ठीक है बाबा, खतरे से बाहर है। शंकर वहीं फूट फूट कर रोने लगा। वह डॉक्टर के पैरों में गिरने ही वाला था कि डॉक्टर खन्ना ने उसे थाम लिया और राजू को आगे कर दिया। मुझे नहीं बाबा, इसे दुआएं दो। आज भगवान मैं नहीं, यह बच्चा बनकर आया था। अगर यह न होता तो मेरा विज्ञान आज हार गया होता। शंकर ने धुंधली आंखों से राजू को देखा, वही लड़का जिसे गार्ड धक्के मार रहे थे। शंकर ने अपने कांपते हाथों से राजू का चेहरा छुआ और उसे अपने सीने से लगा लिया। उस बूढ़े और उस अनाथ बच्चे के मिलन में जो सुकून था, वह शायद दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ा था। अस्पताल की लॉबी में अब भीड़ जमा हो गई थी। वह इंजीनियर जो राजू का मजाक उड़ा रहा था, वह भी सिर झुकाए खड़ा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली बदलाव तो अब आने वाला था। जब यह खबर मीडिया में फैली तो क्या हुआ, और उस एक रात ने राजू की किस्मत कैसे बदल दी। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खुले और ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया। लेकिन इस बार वह हवा मौत की नहीं, जिंदगी की थी। जब डॉ खन्ना और वह छोटा सा लड़का बाहर निकले तो पूरा कॉरिडोर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नर्सें, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी और मरीजों के परिजन सब अपनी जगह खड़े होकर उस लड़के को देख रहे थे, जिसे कुछ देर पहले वहां से भगाया जा रहा था। राजू अपनी फटी हुई जेबों में हाथ डाले सिर झुकाए खड़ा था। उसे इतनी इज्जत की आदत नहीं थी, उसे तो गालियों और धक्कों की आदत थी। यह सब उसे किसी सपने जैसा लग रहा था। तभी भीड़ को चीरते हुए अस्पताल के डीन डॉ मल्होत्रा वहां पहुंचे। उनके पीछे मीडिया के कैमरों का हुजूम था। खबर बाहर फैल चुकी थी कि एक पिज्जा बॉय ने अस्पताल की सबसे महंगी मशीन ठीक करके एक बच्ची की जान बचाई है। न्यूज चैनल वाले माइक लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर बारह के साथ, साहब, क्या यह सच है? कौन है यह लड़का? क्या अस्पताल की मशीनें खराब थीं? सवालों की बौछार हो रही थी। डॉ खन्ना ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उन्होंने राजू को अपने बगल में खड़ा किया और मीडिया के सामने कहा, यह कोई साधारण लड़का नहीं है। आज इसने साबित कर दिया है कि डिग्री कागज का टुकड़ा होती है, लेकिन हुनर भगवान की देन होती है। जिस मशीन को हमारे विदेशी इंजीनियर नहीं समझ पाए, उसे इस बच्चे ने अपनी समझदारी से ठीक कर दिया। यह भारत का भविष्य है। कैमरों की फ्लैश राजू के चेहरे पर चमकने लगी। वह संकोच में पीछे हट गया। उसे यह चकाचौंध डरा रही थी। डॉम मल्होत्रा, जो अस्पताल की साख बचाने के लिए खुश थे, उन्होंने तुरंत अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली।
उन्होंने वहीं खड़े खड़े एक चेक साइन किया और राजू की तरफ बढ़ाया। बेटा, डीन ने अपनी भारी आवाज में कहा, तुमने आज हमारे अस्पताल की नाक कटने से बचा ली। यह लो, 1 लाख रुपये का इनाम। यह तुम्हारी मेहनत का फल है। जाओ, इससे अपने लिए नए कपड़े खरीदो और मजे करो। भीड़ फिर से तालियां बजाने लगी। 1 लाख रुपये। राजू के लिए यह रकम इतनी बड़ी थी कि वह पूरी जिंदगी पिज्जा बेचकर भी नहीं कमा सकता था। वह उस चेक को देख रहा था। उसके दिमाग में कई ख्याल आए, उसके पिता का कर्ज, उसकी टूटी हुई छत जिसे ठीक कराना था, और ढेर सारा खाना जो वह खा सकता था। लेकिन फिर राजू ने कुछ ऐसा किया जिसने वहां मौजूद हर इंसान को हैरान कर दिया। उसने चेक लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उसने डीन की आंखों में देखा और बहुत ही विनम्रता से लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, साहब, यह पैसा मुझे नहीं चाहिए। सब सन्न रह गए। डॉ मल्होत्रा का हाथ हवा में ही रुक गया। क्या पागल हो गए हो? 1 लाख रुपये हैं ये। तुम जैसे लड़के के लिए यह खजाना है। राजू ने मुस्कुराते हुए अपनी पुरानी घिसी हुई शर्ट की तरफ इशारा किया। साहब, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन भिखारी नहीं हूं। मैंने वो मशीन पैसों के लिए ठीक नहीं की थी। मैंने उस दादाजी के आंसुओं के लिए की थी। मेरे बापू कहते थे कि किसी की जान बचाने की कोई कीमत नहीं होती। अगर मैं इसके पैसे ले लूंगा तो मेरा हुनर व्यापार बन जाएगा। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस, पूर्ण सन्नाटा छा गया। वह अनपढ़ लड़का सूट बूट पहने पढ़े लिखे लोगों को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा रहा था। डॉ खन्ना की आंखों में गर्व के आंसू तैरने लगे। वह आगे आए और उन्होंने डीन के हाथ से वह चेक ले लिया। सर, यह लड़का सही कह रहा है। इसे भीख नहीं, मौका चाहिए। यह इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुआ है, पिज्जा बांटने के लिए नहीं। फिर डॉ खन्ना राजू की तरफ मुड़े और उसके दोनों कंधों को पकड़कर कहा, राजू, आज से तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे रहने खाने और तुम्हारी इंजीनियरिंग की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तुम कल से पिज्जा नहीं बांटोगे। कल से तुम मेरे साथ रहोगे और एक दिन तुम दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर बनोगे। यह मेरा वादा है। राजू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह सच हो रहा था? उसने कांपते हुए होठों से पूछा, साहब, क्या मैं सच में स्कूल जा सकूंगा? क्या मैं भी बड़े मशीन बना सकूंगा? हाँ बेटा, तुम सिर्फ मशीन बनाओगे नहीं, तुम ऐसी मशीनें बनाओगे जो कभी गरीब का इलाज करने से मना नहीं करेंगी। डॉ खन्ना ने उसे गले लगा लिया। उस पल राजू का संयम टूट गया। वह डॉ खन्ना के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये उस बोझ के उतरने के आंसू थे जो वह बचपन से अपने छोटे कंधों पर ढो रहा था। यह आंसू उस अंधेरे के खत्म होने के थे जिसने उसकी जिंदगी को घेर रखा था। दूर खड़े शंकर ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक। अस्पताल के जनरल वार्ड में धूप खिली हुई थी। बिस्तर पर वह छोटी बच्ची गुड़िया अब बैठी हुई थी और मुस्कुरा रही थी। उसके पास राजू बैठा था, हाथ में एक छोटा सा खिलौना रोबोट लिए हुए, जो उसने खुद टूटे हुए रेडियो के पार्ट्स से बनाया था। गुड़िया ने पूछा, भैया, क्या आपने सच में जादू किया था? राजू हंसा, नहीं गुड़िया, जादू मैंने नहीं, तेरी किस्मत ने किया था। मैं तो बस एक तार जोड़ने आया था, ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी के तार जोड़ दिए। कहानी का अंत एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य के साथ होता है। राजू, जिसने अब साफ सुथरे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है, एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट में दाखिल हो रहा है। वह मुड़कर पीछे देखता है, जहां उसके पुराने पिज्जा डिलीवरी वाले दोस्त उसे हाथ हिला रहे हैं। वह मुस्कुराता है और गेट के अंदर कदम रखता है, एक नई दुनिया की ओर। दोस्तों, राजू की कहानी हमें सिखाती है कि हीरा कोयले की खान में ही मिलता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए जौहरी की नजर चाहिए होती है। हमारे देश की गलियों में, गांवों में ऐसे हजारों राजू हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं, लेकिन दिमाग ऐसा है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हार मान जाएं। जरूरत है तो बस एक मौके की। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा हुनरमंद इंसान है जो अभाव में जी रहा है, तो उसकी मदद जरूर करें। क्या पता कल वो किसी और की जान बचा ले। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि अनुभव किताबी ज्ञान से बड़ा होता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि अच्छी कहानियां बांटने से उम्मीद बढ़ती है।